प्रीता की बातों को सुन यश उसके चेहरे पर अपने हाथ को रख प्यार से फेरते हुए बोला, जान तुम सिर्फ मेरी हो, इसके लिए मुझे तुम्हारे शरीर को अपना बनाने का जरूरत नहीं है। इतना कह उसके सिर को अपने सीने पर रख दिया। प्रीता को पहले लगता था सभी लड़के सिर्फ जिस्म से प्यार करते हैं, पर पहली बार प्रीता को पता चला सच्चा प्यार जहाँ हो वहाँ सिर्फ जिस्म नहीं आता है। वो सुकून से उसके सीने पर अपना सिर रखे अपने आंखों को बंद कर ली। वही यश प्रीता को अपने बाहों में भर अपने आंखों को बंद कर सोच रहा था, अब वो कुणाल का ऐसा क्या करे जिससे कुणाल प्रीता को ब्लैकमेल करना बंद कर सारे फोटोज डिलीट कर दे। इधर यश अपने मन में ये सोच रहा था, वही प्रीता को यश के बाहों में इतना सुकून मिल रहा था कि उसे धीरे धीरे नींद आने लग गया था। दूसरी तरफ क्लास के दौरान शौर्य पंछी को उदास देख रहा था, तो जैसे ही क्लास खत्म हुआ शौर्य पंछी को अपने साथ आने बोल दिया था। तभी क्लास के सभी स्टूडेंट बात बनाने लगे शौर्य पंछी को लेकर, क्योंकि पंछी जब तक कॉलेज नहीं आई थी तो शौर्य भी नहीं आया। वो अब शौर्य आया है तो आते ही हमेशा सिर्फ पंछी को ही अपने साथ चलने बोलता था, तो आज भी आते के साथ पंछी को ही चलने बोल रहे थे। ये देख सभी के दिमाग में दोनों को लेकर खिचड़ी पकने लगा। सभी दोनों को लेकर बातें बनाने लगे। वही ऐना को सबका आवाज सुनाई दे रहा था। ऐना को बहुत गुस्सा आने लगा। वो खड़ी हो गुस्से में चिल्लाकर बोल पड़ी, दोनों एक साथ आए या गायब हो जाए इससे किसी को क्या फर्क पड़ता है। वैसे भी ऐना की बातों को सुन सभी उसके तरफ देखने लगे। तभी ऐना आगे बोली, वो दोनों एंगेज्ड है। ये सुन सभी का आंख फटा का फटा रह गया। तभी ऐना को रियलाइज हुआ वो कुछ ज्यादा ही कह गई है। वो अब सोचने लगी करे तो करे क्या। वही दूसरी तरफ शौर्य पंछी को अपने करीब कर उसके चेहरे पर अपने हाथ को रख प्यार से बोला, लिटिल थिंग, तुम्हारा भाई और प्रीता दोनों ही समझदार है, जो भी बात होगा दोनों हैंडल कर लेंगे, तुम्हें इतना फिक्र कर अपने छोटे दिमाग पर लोड डालने का जरूरत नहीं है। शौर्य की बातों को सुन पंछी अपना मुंह बना बोली, मैं बड़ी हो चुकी हूँ और मेरा दिमाग भी बड़ा हो चुका है। पंछी के बातों को सुन शौर्य उसे दीवार के साइड में मोड़ उसके गर्दन के पास अपने होंठों को ले जा उसके गर्दन को चूमते हुए उसके कान के पास जा बोला, तुम बड़ी हुई हो, तुम्हारा दिमाग नहीं। वैसे तुमने कभी सुना है चिड़िया का दिमाग बड़ा होता है। इतना कह शौर्य दूर हो हंसने लगा। वही पंछी अपना मुंह बना बोली, मैं चिड़िया नहीं हूँ। ये सुन शौर्य हंसना बंद कर दीवार पर अपना एक हाथ रख उसके आंखों में देखते हुए बोला, अच्छा पर पंछी तो चिड़िया ही है ना लिटिल थिंग। ये सुन पंछी झट से बोली, तुम मुझे कभी लिटिल थिंग बुलाते कभी चिड़िया, क्या कोई अच्छा नाम नहीं दे सकते मुझे। इतना कह पंछी अपना मुंह फुला ली। तभी शौर्य उसके चिक पर 2 उंगलियों को रख उसके चेहरे को ऊपर उठा उसके आंखों में देख पूछा, तो क्या नाम दूं लिटिल थिंग। ये सुन पंछी सोचते हुए बोली, जो गर्लफ्रेंड्स को दिया जाता है। पंछी के इस बात को सुन शौर्य बोल पड़ा, ओ पर तुम मेरी गर्लफ्रेंड नहीं वाइफ हो, तो मैं तुम्हें उन फालतू नाम से नहीं बुला सकता लिटिल थिंग। इतना कह उसके होंठों पर अपने होंठ टिका उसे प्यार से चूमने लगा। वही पंछी भी शौर्य का चूमने में उसका साथ देने लगी। वही दूसरी तरफ क्लासरूम में ऐना सभी को इस बात के लिए मना ली कि कोई पंछी के सामने इस बात का जिक्र न करे। सभी ऐना के बात को मान इस राज को राज रखने के लिए तैयार हो गए। दूसरी तरफ कोलकाता में एलेक्स ईशानी को अपने हाथों से खिलाया जा रहा था। जब जब ईशानी एलेक्स को छोड़ने का फैसला करती थी तब तब एलेक्स उसे इतना प्यार देता कि वो उससे और प्यार करने लगती थी। खाते खाते ही ईशानी की आंखों से आंसू गिरने लगा। तभी एलेक्स उसे खिलाना बंद कर उसके चेहरे पर अपने हाथ को रख आंसू को पोंछते हुए पूछा, क्या हुआ ईशानी, तुम्हें बुरा लगा कल मैं तुम्हारे इतने करीब आया तो। एलेक्स का ये सवाल सुन ईशानी ने अपने चेहरे को ना में हिला दिया। तो एलेक्स फिर पूछ पड़ा, तो हुआ क्या है, क्या तुम्हें पेन हो रहा है। एलेक्स के इस सवाल पर ईशानी ने अपने चेहरे को ना में हिला दिया। तभी एलेक्स और परेशान हो गया। वो आगे फिर पूछता, इससे पहले ही ईशानी बोल पड़ी, मैं आपके बिना नहीं रह सकती हूँ। ईशानी का ये बात सुन एलेक्स खाने के प्लेट को साइड रख उसके सिर पर हाथ रख अपने सीने से लगा बोला, मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। तभी ईशानी के मन में एक सवाल चलने लगा। तो ईशानी एलेक्स के बाहों में सुकून महसूस करते हुए पूछ पड़ी, कल रात जो हमारे बीच हुआ है क्या आपका कभी मुंह। इतना कह वो शांत हो गई। तभी एलेक्स बोल पड़ा, ईशानी मैं और मुस्कान भले रिलेशनशिप में थे पर हम दोनों के बीच कुछ भी नहीं हुआ था। ये जान ईशानी को बहुत खुशी मिल रहा था। वो एलेक्स के बाहों में बस समा गई और उसके होने का एहसास को महसूस करने लगी। तभी एलेक्स का फोन फिर बजा तो ईशानी एलेक्स एक दूसरे से दूर हो गए। फिर एलेक्स अपने फोन को निकाल देखा, अपनी मॉम का इस बार वो कॉल रिसीव कर लिया। हाँ मॉम। अपने बेटे का आवाज सुन आराधना गुस्से में भड़कते हुए बोली, एलेक्स तुम्हारा हो गया हो उस लड़की को इस्तेमाल करना, तो अब उस लड़की को अपने लाइफ से बाहर फेंको और इस घर की स्टैंडर्ड के हिसाब से बहू लाओ। एलेक्स कुछ ना बोल कॉल कट कर दिया। उसे पता था उसका कुछ बहस करने का फायदा नहीं होगा, इसलिए वो फोन कट करने में ही समझदारी समझा। उसके कॉल कट करते ही
उससे ईशानी पूछ पड़ी, क्या हुआ एलेक्स, आंटी ने क्या कहा आपको? ये सवाल सुन एलेक्स खाने का प्लेट फिर उठा खिलाते हुए बोला, कुछ नहीं, अब तुम बिना कोई सवाल किए बस खाना खाओ। ये सुन ईशानी को वैसा ही करना पड़ा। वही दूसरी तरफ आराधना गुस्से में भड़कते हुए बोली, मेरा बेटा होकर मेरा ही बात सुने बिना कॉल कट कर दिया। और वो बड़बड़ाती हुई अपने बेड पर जा बैठ गई। वही दूसरी तरफ मुंबई में आर्यन को कुछ इन्फॉर्मेशन मिला ऐना की मॉम से रिलेटेड, तो वो पूरा बात पता करने मेंशन से बाहर निकल अपने कार में जा बैठ कार को स्टार्ट कर निकल गया। वही यश के फार्म हाउस में यश प्रीता को अपने बाहों में ही भरा था। तभी प्रीता बोल पड़ी, क्या ऐसे ही बाहों में लिए रहोगे, कॉलेज भी छोड़ आए है कहीं वो कुणाल। इससे आगे वो कुछ कहती इससे पहले ही यश बोल पड़ा, प्लीज अपने जुबान से उस घटिया इंसान का नाम नहीं लेना, नहीं तो मैं उसका अभी ही खून कर डालूंगा। ये सुन प्रीता को प्यार भी आ रहा था यश पर, हंसी भी और एक डर भी का कुणाल कोई ऊंची हरकत ना कर दे। वही कॉलेज में पंछी क्लास गई तो उसे सब अजीब तरीके से घूरे जा रहे थे, पर सभी के घूरने को देख पंछी को थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होने लगा। तो वो झट से ऐना के पास जा पूछ पड़ी, कुछ हुआ है क्या ऐना, सब मुझे घूर कर क्यों देख रहे हैं? पंछी का सवाल सुन ऐना अपने गले का पानी गटक अपने नॉर्मल टोन में बोली, कुछ भी तो नहीं हुआ है। ये सुन पंछी फिर पूरे क्लास को देखी फिर बोल पड़ी, पर सब मुझे अजीब तरीके से देख रहे हैं ना। पंछी के इस बात को सुन ऐना झट से बोली, तू ज्यादा सोच रही है। इतन कह वो अपना काम करने का नाटक करने लगी। वही पंछी को अब ऐना का बर्ताव भी अजीब लगने लगा, वो उसे घूर कर देखने लगी। तभी ऐना कुछ बोलती कि प्रोफेसर आ गए और ऐना को राहत मिला। धीरे धीरे फिर क्लासेस पार होने लगे। वही पंछी ऐना को ही पूरे क्लास में पढ़ने की जगह देखे जा रही थी। धीरे धीरे क्लासेस पार होने लगा। जैसे ही क्लास खत्म हुआ तो पंछी उसे घूरते हुए पूछी, सच सच बताए ना, कुछ की तो नहीं है ना तू? पंछी के इस बात पर ऐना झट से बोल पड़ी, नहीं सच्ची। ये सुन पंछी फिर मान गई। तभी पंछी और ऐना फिर कैंटीन चले गए। कैंटीन जाने के बाद पंछी ऐना से बोल पड़ी, यश भाई और प्रीता अब तक नहीं आए हैं। ये सुन ऐना भी चिंतित हो बोली, हाँ, और यश तो आज बहुत गुस्से में थे। वो दोनों ये बोल यश और प्रीता के बारे में ही सोचने लगे। तभी पंछी को कुछ याद आया तो वो झट से पूछ पड़ी, वैसे तू रात में बाहर क्यों गई थी? पंछी के सवाल को सुन ऐना बोल पड़ी, आर्यन से मिलने। ये सुन पंछी उसे अपने आईब्रो को उठा पूछी, और वो क्यों? पंछी के इस सवाल को कोई वो जवाब देती कि इससे पहले ही आर्यन वहां आ गया। आर्यन को देख पंछी ऐना दोनों ही हैरान थी। तभी आर्यन बोल पड़ा, ऐना तुम्हें कोई और क्लास अटेंड करना है? आर्यन के इस सवाल पर ऐना बोल पड़ी, है क्लास। तभी आर्यन बोल पड़ा, तो छोड़ दो और मेरे साथ चलो। पंछी हैरानी से देख रही थी। तभी आर्यन उसके गाल को खींचते हुए बोला, लिटिल डेविल भाई को मत बताना कुछ। तभी उसके हाथ को अपने गाल से हटा बोली, मैं बोल दूंगी। इतना कह खड़ी हो अपना जीभ दिखा। पंछी वहां से भागते हुए चली गई। वही आर्यन पंछी को घूर कर देखा फिर ऐना से बोला, चलो। तभी ऐना उसके साथ जाने के लिए खड़ी हो गई। फिर ऐना आर्यन की तरफ देख पूछी, आप पंछी एक दूसरे को हमेशा परेशान क्यों करते रहते हैं? ये सुन आर्यन मुस्कुरा बोला, मजा आता है, और जब भाई दे चलते हैं तब और मजा आता है। ये सुन ऐना मुस्कुराने लगी। दोनों फिर कॉलेज से बाहर निकल आर्यन के कार के अंदर जा बैठ गए और आर्यन उसे अपने साथ ले जाने लगा। वही दूसरी तरफ कोलकाता में एलेक्स अपने फोन में किसी से बात कर रहा था। वही ईशानी एकटक उसे देखे जा रही थी। तभी एलेक्स अपने फोन को कट कर उसके पास गया तो ईशानी बोल पड़ी, आपको घर चले जाना चाहिए अब सर। तभी एलेक्स उसके करीब जा बोला, सर बोलना बंद करो। इतना कह उसके होंठों को चूमने लगा। एलेक्स के अचानक चूमने से ईशानी हैरान थी, साथ ही बहुत अच्छा महसूस कर रही थी। तभी उसे चूमना बंद कर एलेक्स उसके आंखों में देखने लगा। फिर बोल पड़ा, जान मैं चाहता हम दोनों शादी कर ले। ये सुन ईशानी हैरानी से अपने आंखों को बड़ा बड़ा कर एलेक्स को देख पूछी, कब? कल। एलेक्स का ये जवाब सुन ईशानी और हैरान थी, वो अपने फटे आंखों से देखने लगी। तभी एलेक्स उसे अपने बाहों में भर उसके बाल को साइड कर उसके गर्दन को चूमने लगा। ईशानी एलेक्स के ऐसे करने से अपने मध्य आवाज में बोली, एलेक्स ये क्या कर रहे हो? तभी उसे चूमना बंद कर बोला, मिहिर चाहता तुम मुंबई से आगे का स्टडी करो, इसलिए मैं चाहता तुम मुझसे शादी कर लो, क्योंकि मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता हूँ। एलेक्स के बातों को सुन ईशानी उसे हैरानी से देखने लगी। तभी एलेक्स उसके चेहरे पर हाथ रख उसके होंठों को एक बार फिर अपने होंठों में समा उससे चूमने लगा। उसके होंठों को चूमते हुए अपने हाथ से उसके शरीर को फेरने लगा। तभी वो किस करना बंद कर आगे कदम बढ़ाता। इससे पहले ईशानी बोल पड़ी, माँ पिता के इजाजत के बिना शादी करना सही नहीं एलेक्स। ईशानी के बातों को सुन एलेक्स उसे बेड पर लेटा उसके शरीर को किस करने लगा। तभी ईशानी बोल पड़ी, ये क्या कर रहे हो एलेक्स, हम लोग पहले बात कर ले।
तभी एलेक्स बोल पड़ा, मेरी मॉम कभी नहीं मानेगी, अब बोलो तुम क्या करना चाहती हो। एलेक्स के इस बात को सुन ईशानी अपने पलकों को झुका ली। तभी उसके चेहरे पर अपने उंगली को रख उसे ऊपर कर उसे अपने नजरों से मिलाने पर मजबूर कर पूछा, बोलो ईशानी। तभी ईशानी बोल पड़ी, हम दोनों को दूरी बना लेना चाहिए। ईशानी की बातों को सुन एलेक्स के आंखों में गुस्सा भर गया। वो गुस्से में भड़कते हुए बोला, ओह अलग होना चाहती हो तो क्या तुम जो हमने कल रात प्यार भरे पल बिताए थे उन सबको भूल जाओगी, बोलो। एलेक्स के इस बात पर ईशानी बोल पड़ी, वो सब कॉमन है, कुछ दिन के बाद हम दोनों कल रात जो हुआ उसे भूल जाएंगे। ईशानी की बातें एलेक्स को हैरान करने लगी। तभी एलेक्स पूछ पड़ा, हुआ क्या है तुम्हें? सुबह जो हमने बात किया उसके बाद तुम समझ गई थी, फिर अभी अचानक से क्या हुआ है? एलेक्स के सवाल का कोई जवाब न दे ईशानी बोल पड़ी, मुझे जो कहना था कह दी, हम दोनों को भूल जाना चाहिए, कल रात क्या हुआ था। ईशानी की बातों को सुन एलेक्स का चेहरा गुस्से से भर गया। वो गुस्से में अपने हाथ का मुट्ठी बांध लिया, फिर ईशानी की तरफ अपने कठोर नजरों से देख बोला, अच्छा वो रात तुम्हारे लिए कुछ नहीं था। ईशानी ने अपने चेहरे को ना में हिला दिया तो एलेक्स गुस्से में उसके बाजू को कसके पकड़ अपने करीब खींच बोला, तब तो तुम मुस्कान से भी ज्यादा गिरी हुई हो। इतना कह उसके हाथ को झटके से छोड़ खड़ा हो कमरे से जाने लगा। कमरे से बाहर वो जैसे ही गया ईशानी की आंखों से आंसू गिरने लगा। तभी ईशानी अपना फोन निकाल मैसेज कर दी, आप जैसा चाहती थी वैसा हो गया है। मैसेज करने के बाद ईशानी अपने फोन को साइड में रख दी और बिस्तर पर लेट अपने चेहरे को तकिए पर कर फुट फुट कर रोने लगी। वही कुसुम आज अपने कैफे गई थी। कैफे जाने के बाद वो अपने सिस्टम को खोल दी। उसे देखना था उसके ना आने पर कैसे क्या बिल बना और क्या क्या हुआ है और कितना निकाला गया है। कुसुम ये देखने के लिए ऑन कर दी। ऑन होते ही वाईफाई भी कनेक्ट कर ली। तभी उसके सिस्टम पर एक मेल आया तो उसे कुसुम खोलने ही जा रही थी। तभी एक लड़की कुसुम के पास आ घबराए हुए आवाज में बोली, मैम एक गड़बड़ हो गया है। क्या? कुसुम ने जब सवाल किया तो लड़की झट से बोल पड़ी, किचन में चूहे आ गए हैं और सब कुछ बर्बाद कर दिया है। ये सुन कुसुम मेल को बंद कर उठ गई और लड़की के साथ जाने लगी। जब कुसुम लड़की के साथ किचन आई तो किचन का हालत देख कुसुम थोड़ा गुस्से में बोली, इतने सारे चूहे आए कहाँ से? कुसुम के सवाल का जवाब किसी के पास नहीं था। वो परेशान हो रही थी किचन की हालत देख। ये पहली दफा कुसुम ऐसा कर रही थी, नहीं तो हर सिचुएशन को कुसुम बहुत अच्छे से हैंडल करती थी। कुसुम को गुस्सा और परेशान देख सभी के चेहरे पर 12 बज चुका था। तभी कुसुम का फोन बजा। जब कुसुम का फोन बजा वो अपने फोन स्क्रीन पर देखी। वैभव का नाम देख कुसुम कॉल उठा, अपने कान में लगा, अपने गुस्से और परेशानी के मिक्सरन भाव से बोली, हाँ वैभव। प्रेगनेंसी के बाद से कुसुम के बर्ताव को समझना वैभव के लिए मुश्किल होने लगा था थोड़ा, पर अब थोड़ा पता चल जाता था। वो झट से पूछ पड़ा, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? वैभव के सवाल का जवाब कुसुम चिढ़ते हुए आवाज में दी, हाँ मैं ठीक हूँ, पर कैफे में कुछ ठीक नहीं है। अगर आप हालचाल पूछने के लिए कॉल किए हो तो हाँ मैं ठीक हूँ, अब मैं फोन रखती हूँ। इतना कह उसने बिना वैभव का कोई बात सुने कॉल कट कर दी। तभी अपने केबिन में बैठा वैभव अपने कान से फोन हटा स्क्रीन को देखते हुए बोला, ये तो पहले से ज्यादा डेंजरस होती जा रही है। खुद में इतना कह वो खड़ा हो केबिन से बाहर जाते हुए ही अपने असिस्टेंट को कॉल कर दिया। फोन रिंग होने लगा, वही वैभव अपने केबिन से बाहर निकल चुका था। तभी वैभव के असिस्टेंट ने कॉल उठा लिया तो वैभव एलिवेटर के अंदर जाते हुए बोला, मुझे किसी काम से बाहर जाना है तो सारे मीटिंग्स कैंसिल कर दो। ऑर्डर देने के बाद दूसरे तरफ का कोई बात न सुन वैभव ने कॉल कट कर दिया। कुछ ही वक्त में एलिवेटर ग्राउंड फ्लोर पर आ रुक गया तो वैभव एलिवेटर के खुलते ही उससे बाहर निकल अपने कार के पास जाने लगा तो ड्राइवर ने वैभव को आता देख कार का दरवाजा खोल दिया था। तभी वैभव कार के अंदर जा बैठते हुए बोला, कुसुम के कैफे चलो। वैभव का ऑर्डर सुनते ही ड्राइवर कार डोर लॉक किया और खुद ड्राइविंग सीट पर जा बैठ कार स्टार्ट कर दिया। कुछ ही वक्त के बाद वैभव कुसुम के कैफे पहुंच गया। कैफे के पास जैसे ही कार रुका वैभव कार से बाहर निकल कैफे के अंदर जाने लगा। जब वो कैफे के अंदर गया तो वहां आया कस्टमर, जिनके चेहरे पर गुस्सा का भाव छाया हुआ था। अचानक से वैभव के आने से सभी अपने बड़े बड़े आंखों को कर हैरानी से बिजनेस वर्ल्ड के किंग को अपने फटे आंखों से लाइव देखने लगे। वही वैभव सभी के नजरों को इग्नोर कर कुसुम का पूछ किचन की तरफ जा कुसुम के पीछे खड़ा हो पूछा, किया हुआ? तभी किचन की तरफ ही देख बातें कर रहे थे और सोच रहे थे क्या किया जाए, और कुछ जिन्होंने वैभव को आते हुए देखे उनके चेहरे का रिएक्शन ही बदल गया था। जैसे ही सभी ने अचानक से वैभव की आवाज को सुना तो सभी उसके तरफ अपने हैरानी से भरे नजर से देखने लगे। वही कुसुम जो आवाज सुन झट से मुड़ी ही थी कि अपने इतने करीब खड़ा देख पीछे अचानक से हुई तो उसका पैर मुड़ वो जमीन पर गिरने को थी। तभी वैभव अपने हाथ आगे बढ़ा कुसुम के कमर पर हाथ रख उसे अपने करीब खींच उसे गिरने से बचाते हुए बोला, कुसुम क्या कर रही हो और हुआ क्या, इतनी परेशान क्यों हो तुम?
जब भी सभी दोनों की क्यूट केमिस्ट्री को देखते थे, सभी के होंठों पर मुस्कान छा जाता था। तभी कुसुम वैभव के बाहों से खुद को दूर कर बोली, देखो ना, पूरा किचन चूहे ने क्या किया है, बाहर कस्टमर्स भी अपने ऑर्डर का वेट कर रहे हैं। कुसुम की परेशानी को सुन वैभव उसके सिर पर अपना हाथ रख दिया तो कुसुम वैभव की तरफ अपने नजरों को कर देखने लगी। तभी उसके बड़े बड़े खूबसूरत आंखों में डूब वैभव बोला, जान तुम रेस्ट करो, मैं सब हैंडल कर लूंगा। इतना कह सभी के सामने ही उसे अपने गोद में उठा लिया तो कुसुम उसे हैरानी से देख अपने धीमे आवाज में बोली, क्या कर रहे हैं आप, सब देख रहे हैं। वैभव को आज तक फर्क पड़ा था जो अब उसे फर्क पड़ता और अब तो पूरा हक था सबके सामने भी कुसुम को ऐसे अपने गोद में उठा हक जताने का। कुसुम को अपने गोद में उठा उसे एक जगह ले जा बैठा दिया। वही सब वैभव को ही घूर घूर कर देख रहे थे। वही कुसुम का चेहरा तो टमाटर की तरह लाल हो चुका था। वो अपने लाल हुए चेहरे से वैभव को देखी। वही वैभव उसे बैठाने के बाद सीधा खड़ा हो अपना फोन निकाल कुछ किया, फिर बीचों बीच जा बोला, आज मैं आप सबके साथ अपने जिंदगी का सबसे बड़ा खुशी बांटना चाहता हूँ। वैभव की बातों को सुन सभी ये सुनने के लिए बेकरार हो गए थे। वही सभी की बेकरारी देख वैभव मुस्कुराते हुए बोला, आप सब मेरी स्वीट वाइफ को तो जानते ही हो। मेरी स्वीट वाइफ मुझे एक बार फिर पिता होने की खुशी दे रही है तो मैं इस खुशी में आप सभी को ट्रीट देना चाहता हूँ, तो बस थोड़ा इंतजार कीजिए। जब वैभव ने कुसुम की प्रेगनेंसी का बात बताया तो वहाँ काम करने वाले सभी हैरान रह गए थे। फिर सभी बहुत खुश हो गए और कुसुम के ऐसे बर्ताव को भी समझ पा रहे थे। अब सभी इस उन तालियों के साथ कांग्रेचुलेशन भी कर दिए। कुछ वक्त बीत गया, तब तक वैभव सभी का मन भटकाए रखा था। फिर जैसे ही जो डिश वैभव ऑर्डर किया था वो आ गया था। ऑर्डर आते ही वैभव खुद सभी वेट्रेस के साथ डिश सर्व करने लगा। वही कुसुम वैभव को बस मुस्कुराए हुए देख अपने मन में ही बोली, आपसे मुझे हर दिन और प्यार होता जाता है। इतना कह वो मुस्कुराते हुए देखने लगी। तभी वैभव कुसुम के पास जा उसके लिए भी सर्व कर बोला, मैडम ये डिश मैंने तो नहीं बनाया पर फिर भी आप टेस्ट कर हमारा तारीफ कर सकती है। ये सुन कुसुम मुस्कुराने लगी, फिर मुस्कुराते हुए ही चम्मच उठा बोली, बिल्कुल। इतना कह खाने को टेस्ट करने लगी। वही दूसरी तरफ मुंबई में मिहिर बेड पर लेटा अपने आंखों को बंद कर लिया था। बंद किए उसे थोड़ा नींद न गया। तभी उसके मन में वो दिन चलने लगा जब राजनाथ के पूरे शरीर के टुकड़े करने के बाद मिहिर उसके बाल को कसके पकड़ उसके गले पर चाकू रख उसके गले को काटने ही वाला था। तभी राजनाथ बोल पड़ा, मार डालो मुझे पर तुम में से कोई खुश नहीं रह पाएगा और शौर्य को उसकी पंछी कभी नहीं मिल पाएगी, कभी नहीं। वो इतना बोला ही था कि तभी मिहिर उसके गले को काट दिया था। उस दिन को याद करते हुए मिहिर जो थोड़ा नींद में चला गया था वो याद आते ही उसका नींद खुल गया और उसके चेहरे पर परेशानी छा गया। तभी विवेक कमरे के अंदर आ मिहिर को परेशान देखा तो उसके पास जा उसके पास बैठ पूछा, क्या हुआ मिहिर, तुम इतने परेशान क्यों हो। विवेक के सवाल पर मिहिर उसके चेहरे पर अपने हाथ को रख बोला, मुझे कुछ सही नहीं लग रहा विवेक। पर क्यों मिहिर। विवेक के इस सवाल का क्या जवाब दे मिहिर को समझ नहीं आ रहा था। वो विवेक के चेहरे को अपने सीने से लगा बोला, कुछ नहीं, बस मेरे पास रहो। इतना कह उसे अपने सीने से लगाए रखा। विवेक को अपने सीने से लगा मिहिर को बहुत अच्छा फील हो रहा था। वो अपने मन में ही बोला, बॉस से मुझे बात करना होगा। इतना कह विवेक को अपने बाहों में भरे अपने आंखों को भी बंद कर लिया। वही दूसरी तरफ आर्यन ऐना को अपने साथ मेंशन ले आया। मेंशन के पास जैसे ही कार रुका तो ऐना आर्यन की तरफ देख पूछी, आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो। ऐना के सवाल पर आर्यन सीट बेल्ट खोलते हुए बोला, पहले अंदर तो चलो मेरे साथ। ये सुन ऐना भी अपने सीट बेल्ट खोलने लगी। फिर दोनों ही कार से बाहर निकल मेंशन के अंदर जाने लगे। मेंशन के अंदर जाने के बाद आर्यन उसे अपने साथ अपने कमरे में ले गया। जब वो कमरे के अंदर आई तो आर्यन कमरे के दरवाजे को बंद कर दिया। तभी ऐना का दिल जोरों से धक धक करने लगा। वो अपने मन में ही कही, आर्यन मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हैं। क्या आर्यन मेरे साथ वो सब करना चाहते हैं। पर मैं तो प्रिपेयर भी नहीं हूँ, न ही मैं अच्छी दिख रही हूँ। ऐना अपने आप में ये सब बड़बड़ाए जा रही थी। तभी आर्यन अपने हाथ में एक फाइल के साथ ऐना के बगल में बैठ गया। तभी ऐना के दिल का धड़कन बढ़ने लगा। आर्यन ऐना की तरफ देख बोला, तुम्हें पता है मैं तुम्हें यहाँ क्यों लेकर आया हूँ। आर्यन के सवाल को ऐना अपने गले का पानी गटक गहरी सांस लेते हुए बोली, हाँ आर्यन, पर मैंने कोई तैयारी नहीं किया है। ऐना का बात आर्यन के पल्ले नहीं पड़ रहा था। वो ऐना के चेहरे को पकड़ अपने तरफ कर उसके आंखों में देखने लगा। आर्यन के ऐसा करने से ऐना की सांसें तो तेज होने लगी। तभी उसके आंखों में देखते हुए पूछा, क्या हुआ, तुम इतनी घबरा क्यों रही हो। आर्यन के सवाल पर अपने घबराए नज़र से देखते हुए आर्यन से बोली, क्योंकि ये पहली बार करने वाली हूं ना, इसलिए। आर्यन उसे सवालिया नज़र से देखा। फिर उसे लगा शायद अपनी माँ के बारे में पहली बार सर्च कर सच तक जाने का कोशिश कर रही है, इसलिए घबरा रही और ऐसा कह रही है। वो उसके आंखों में देख प्यार से कहा,
घबराओ मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। ये सुन ऐना अपने आंखों को बंद कर बोली, हाँ अब शुरू करे। ऐना की हरकत को देख आर्यन उसके गाल से अपने उंगलियों को हटा उसके माथे पर धीरे से मारा तो ऐना झट से अपने आंखों को खोली। तभी आर्यन फाइल सामने कर बोला, क्या कर रही हो तुम, आंख बंद रखोगी तो देखोगी कैसे। इतना कह आर्यन फाइल को खोल दिया। वही ऐना को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी आर्यन फाइल खोल पेज पलटते हुए बोला, तुम्हारे डेट का तुम्हारे मॉम से शादी के बाद भी अफेयर रहा है, और जिससे अफेयर था वो और कोई नहीं, तुम्हारी स्टेप मॉम थी। आर्यन की बातों को सुन ऐना अपने मन में बोली, पागल लड़की, यहाँ आर्यन मेरी मॉम के साथ क्या हुआ था उसके बारे में बताने आया है और मैं क्या सोच रही थी। ऐना को अपने आप में उलझा देख ऐना की तरफ आर्यन देख पूछा, सुन रही हो। ऐना झट से होश में आ बोली, हाँ मैं सुन रही हूँ, ये बात मुझे पता है। मेरे डैड मेरे मॉम से बिल्कुल प्यार नहीं करते थे और अपना वक्त मॉम को देने की जगह उस औरत को देते थे। इतना कह ऐना का चेहरा उदासी से भर गया। तभी ऐना के उदास चेहरे को देख सबसे जरूरी बात आर्यन ने ऐना को अभी ना बता। फाइल बंद कर ऐना के चेहरे पर अपने होंठ को रख प्यार से सहलाते हुए बोला, तुम टेंशन मत लो, जो बुरा करता है उसके साथ हमेशा बुरा ही होता है। आर्यन की बातों को सुन ऐना को थोड़ा राहत मिला। तभी आर्यन पूछ पड़ा, वैसे रूम आने के बाद तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा था। ऐना को देखते ही अयान समझ गया था आखिर ऐना के दिमाग में चल क्या रहा होगा। आर्यन के सवाल को सुन ऐना का चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया। वही उसके लाल चेहरे को देख उसके आंखों में देख उसके होंठों के करीब जाते हुए पूछा, वैसे ये सब करने के लिए तुम्हें क्या तैयारी करना था। आर्यन के अट्रैक्टिव वॉइस में ये सवाल सुन ऐना का चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया। वो कुछ कह पाती इससे पहले ही आर्यन बोल पड़ा, तुम्हें कोई तैयारी करने का जरूरत नहीं है। इतना कह उसके होंठों को अपने होंठों से मिला, प्यार से चूमने लगा। उसके होंठों को प्यार से चूमने लगा तो ऐना ने भी आर्यन के टी शर्ट को कस के पकड़ ली थी। वही ऐना को भी एक्साइटेड होता देख आर्यन के शरीर में आग फैल गया। वो उसके होंठों को चूमते हुए उसे बेड पर लेटा दिया और उसके होंठों को चूमते हुए ही अपने हाथ को उसके शरीर पर ले जा फेरने के लिए अपना हाथ उसके शरीर पर रखा ही था कि तभी ऐना उसे किस करने से रोकते हुए उसके आंखों में देख पूछी, आर्यन क्या तुम मुझसे सच में प्यार करते हो। ऐना के मासूमियत से भरे सवाल को सुन आर्यन उसके आंखों में देखते हुए बोला, ऐना अगर मैं तुमसे प्यार नहीं करता तो तुम्हारे लिए ये सब क्यों करता। आर्यन की बातों को सुन ऐना फिर सवाल कर बैठी, तो आप उस लड़की को भूल गए हो। आर्यन को माया के बारे में सुनने से भी गुस्सा आ जाता था। जब आर्यन के चेहरे पर गुस्सा भर गया तो ऐना आर्यन के चेहरे पर गुस्सा देख के पड़ी, जब प्यार नहीं तो उसका जिक्र आते ही ये गुस्सा क्यों। इतना कह आर्यन को खुद से दूर कर ऐना उठ बेड से उतर अपने बैग को उठा जाने को थी। तभी आर्यन उसके हाथ पकड़ बैग पर खींच उसके दोनों हाथ पकड़ उसे ऊपर कर बोला, वो मेरा पास थी, मुझे याद आती है, पर प्यार नहीं मुझे उससे, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। ये सुन ऐना को थोड़ा अच्छा फील हुआ। तभी ऐना पूछ पड़ी, मैंने अपने लाइफ के बारे में सब बता दिया है, तो आप भी बताओ। आर्यन गहरी सांस भर बोला, मेरे डैड मॉम से बहुत प्यार करते थे, पर मेरे जन्म होते ही मॉम का डेथ हो गया। इसका जिम्मेदार डैड मुझे समझते थे तो वो मुझे बुआ के पास छोड़ चले गए। कहाँ गए कुछ पता नहीं, बहुत ढूंढने का कोशिश किया उन्हें पर वो नहीं मिले मुझे। उसके बाद बुआ फूफा जी ही मेरे सब कुछ थे और मेरा भाई। फिर बुआ फूफा ही के जाने के बाद सिर्फ शौर्य भैया मेरे लाइफ में बचे हैं जो मेरे लिए मेरे सब कुछ है। बाकी हमेशा से फॉरेन में अकेले रहा हूँ तो गाइडेंस के लिए वहाँ भैया थे, नहीं तो मैं थोड़ा बिगड़ चुका था। मुझे दो चीज़ का गंदा लत था, पहला पार्टी और दूसरा लड़की। पर इंडिया आने के बाद माया से मिला, उससे मिलते ही मैं सुधरने लगा। फिर एक दिन उसने धोखा दे दिया, उसके धोखे के बाद मुझे तुम मिली, फिर मैं सिर्फ अब तुम्हारा बनकर रहना चाहता हूँ। आर्यन की पूरे बात को सुन ऐना आर्यन को टुकुर टुकुर देखे जा रही थी। उसके देखने के तरीके को समझ आर्यन झट से कहा, कहते हैं पास्ट में कुछ नहीं रखा, प्रेजेंट को देखो जाने मन, पर मेरे पास्ट को भूल जाओ। ऐना को भी आर्यन के पास्ट से कोई मतलब नहीं था। तभी वो ये सब बात छोड़ पूछ पड़ी, आपको मम्मा के बारे में क्या क्या पता चला है। ऐना के सवाल को सुन आर्यन पहले तो सोचा था सब सच बता दे, पर अब उसे समझ नहीं आ रहा था वो सच बताए कि नहीं बताए। आर्यन को कुछ ना कहता पाया ना वो फाइल लेने को हुई तो आर्यन उस फाइल को झट से ले ऊपर कर बोला, बेबी गर्ल पहले मेरे साथ वो सब करो जो तुम अपने मन में सोच रही थी। आर्यन के इस बात को सुन ऐना मुंह फूला अपने चेहरे को घुमाते हुए बोली, जाओ मुझे नहीं चाहिए। तब तक आर्यन फाइल से उस पेज को निकाल उसे बैग के नीचे रख अपने हाथ को आगे कर फाइल ऐना के सामने कर बोला, ये लो पढ़ लो। ये देख वो झट से फाइल ले एक एक पेज पढ़ने लगी, जिसे पढ़ने के बाद वो बोली, इसमें कोई खास इन्फॉर्मेशन नहीं है आर्यन। आर्यन उसके सिर पर अपने हाथ को रख उसके आंखों में देख प्यार से बोला, बहुत जल्दी जो इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए वो मिल जाएगा बेबी गर्ल। ये सुन ऐना खुश हो गई। धीरे धीरे ऐसे ही वक्त बीतने लगा।
कॉलेज खत्म हो चुका था पर ऐना भी नहीं आई थी अब तक और ना ही प्रीता। पंछी अकेले जाने लगी तभी शौर्य उसे अकेला जाता देख उसे मैसेज किया, क्या हुआ लिटिल थिंग, इतनी उदास क्यों हो। शौर्य मैसेज टाइप कर सेंड कर दिया। वही पंछी का फोन में नोटिफिकेशन का आवाज आया तो पंछी अपना फोन निकाल देखी। शौर्य का मैसेज पढ़ने के बाद रिप्लाई देने की जगह अपने आसपास देखने लगी तभी उसे एक और मैसेज आया शौर्य का, इधर उधर देखना बंद करो लिटिल थिंग, तुम्हारी नज़र इतनी अच्छी नहीं कि तुम मुझे कभी देख सको। शौर्य जब भी ऐसे चैलेंजिंग टाइप मैसेज करता तो पंछी पूरे डेडिकेशन के साथ लग जाती थी। वो अपने नज़र को हर जगह दौड़ाते हुए शौर्य को ढूंढने लगी तभी शौर्य ने फिर मैसेज किया, ज्यादा कोशिश मत करो और बाहर निकलो, मैं कॉलेज के पास के मंदिर के पास तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। शौर्य का ये मैसेज पर पंछी कॉलेज गेट से बाहर निकल भागते हुए मंदिर की तरफ जाने लगी। वही दूसरी तरफ कोलकाता में एलेक्स अपने केबिन में बैठा ईशानी के बारे में ही सोचते हुए खुद में बोला, मुझे पता है ईशानी जरूर मॉम ने कुछ किया होगा पर फिर भी यार तुम्हें मुझ पर भरोसा करना चाहिए, पर तुम मुझे छोड़ने का डिसीजन ले ली, सही नहीं किया तुमने। और तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें खुद से दूर जाने दूंगा, हरगिज नहीं। वही हॉस्टल रूम में ईशानी बैठी अपना स्टडी करने का कोशिश कर रही थी पर उसके दिमाग में घूम फिर कर कल रात जो उसके और एलेक्स के बीच हुआ वो याद आने लगा तो अपने बुक्स को बंद कर ईशानी आपके सिर पर हाथ रख ली और उसके आंखों से आंसू गिरने लगा। फिर खुद में ही बोली, एलेक्स मैं आपके बिना नहीं रह सकती हूँ पर मैं नहीं चाहती मेरे कारण किसी को कोई परेशानी हो, खासकर मेरे भाई को, मेरे भाई के अलावा कोई नहीं है मेरा। खुद में इतना कहने के बाद याद करने लगी। एलेक्स के बाहर जाने के बाद ईशानी रूम में बैठे बस एलेक्स के आने का इंतजार कर रही थी तभी आराधना का मैसेज आया। ईशानी ने जब मैसेज याद किया तो वो खुद में ही बोल पड़ी, मैं कभी अपने भाई को खोना नहीं चाहती हूँ। इतना कह वो उदास हो बैठ गई। धीरे धीरे वक्त बीतने लगा, आसमान पर हल्का अंधेरा छा चुका था तो आर्यन नैना को उसके हॉस्टल छोड़ने के लिए निकल गया। वही शौर्य भी पंछी को हॉस्टल पहुंचा रहा था तो दूसरी तरफ यश भी प्रीता को हॉस्टल छोड़ रहा था अपने बाइक से। तीनों के तीनों ही एक टाइम पर ही हॉस्टल के पास पहुंचे और आर्यन नैना के साथ और शौर्य पंछी के साथ कार से बाहर निकला। वही प्रीता बस बाइक से उतर गई तभी फिर सभी एक दूसरे को देखने लगे पर शौर्य तो बस आर्यन को ही घूरे जा रहा था। तभी आर्यन झट से बोल पड़ा, वो भाई मैं तो बस किसी काम से। वो इतना बोला ही था कि शौर्य उसके बात को बीच में ही काट बोला, घर चल बात करते हैं। इतना के पंछी, प्रीता, ऐना तीनों की तरफ देख बोला, तुम तीनों अब अंदर जाओ। शौर्य ऐसे ऑर्डर देता था कि सभी झट से उसके ऑर्डर को मान जाते थे। तीनों की तीनों झट से अंदर जाने लगी। वही तीनों को अंदर जाता देख आर्यन से शौर्य बोला, जाओ घर में बात करता हूँ। ये सुन आर्यन अपने कार के अंदर जा बैठ कार स्टार्ट कर वहां से जाने लगा। तभी यश भी अपने बाइक को स्टार्ट करने ही वाला था कि तभी शौर्य बोल पड़ा, यश मुझे तुमसे कुछ बात करना है। ये सुन यश अपने बाइक को बंद कर शौर्य की तरफ देखने लगा तभी शौर्य पूछ पड़ा, बात क्या है, प्रीता ने ऐसा क्यों किया आज? अगर कोई ऐसा बात है जिसे तुम और प्रीता हैंडल नहीं कर सकते हो तो मुझे बता सकते हो। वैसे यश को अभी जरूरत था पर उसे समझ नहीं आ रहा था वो बताए कैसे। तभी यश के चेहरे के भाव को देखते ही शौर्य समझ चुका था, जरूर कोई बहुत बड़ा बात है। इतना समझ शौर्य बोल पड़ा, प्रीता मेरी बहन की तरह है, बस मैं ये नहीं चाहता उसके साथ कुछ बुरा हो। शौर्य का ये बात सुन यश शौर्य को देखने लगा फिर बोल पड़ा, सर हम लोग कहीं और चल बात करें, सामने ही पार्क है वही चले सर। ये सुन शौर्य ने हाँ कह दिया। फिर शौर्य अपनी कार में जा बैठ गया और अपने कार को स्टार्ट कर दिया। वही यश ने भी अपने बाइक को स्टार्ट कर दिया। फिर दोनों ही उस पार्क के पास आ रुके। पार्क के पास आने के बाद शौर्य ने अपनी कार को रोक दिया। वही यश ने अपने बाइक को। शौर्य अपनी कार से बाहर निकल गया और यश अपने बाइक से उतर गया। फिर दोनों ही साथ पार्क के अंदर चले गए। पार्क के अंदर जाने के बाद दोनों ही एक लकड़ी के बेंच पर जा बैठ गए। फिर यश अपने चेहरे को झुकाए बोला, मानव सर। वो इतना बोला ही था कि तभी उसके बात को बीच में ही रोक शौर्य बोल पड़ा, शौर्य नाम है मेरा, बस शौर्य बोलो। ये सुन यश हैरानी से उसे देख पूछा, फिर कॉलेज में तो? वो इतना बोला ही था कि शौर्य फिर बीच में बात काट बोल पड़ा, मानव शौर्य का क्या चक्कर है मैं बाद में क्लियर करूंगा, पहले ये बताओ हुआ क्या है प्रीता को। शौर्य कभी इन्वॉल्व नहीं होता दूसरे के लाइफ में पर यह बात पंछी को परेशान कर रहा हो उसमें शौर्य इन्वॉल्व ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि शौर्य अपनी पंछी को ज्यादा देर तक परेशान नहीं देख सकता था। वही शौर्य के इस बात को सुन यश गहरी सांस भर कहा, कुणाल के साथ प्रीता का बचपन में ही शादी फिक्स हो गया था। प्रीता तो कुणाल को बहुत चाहती थी पर कुणाल को सब जानते ही है उसे बस हर दिन कोई लड़की चाहिए है। जब प्रीता ने ये सब देखा तो वो कुणाल से कही इस बारे में साथ ही अपने फीलिंग्स के बारे में। तभी कुणाल ने उससे कहा उससे वो नहीं मिल पाता जो बाकी लड़कियां उसे देती है उसे, इसलिए वो उसके साथ खुश नहीं। तभी ये सुन प्रीता ने कह दिया वो सब कुछ देगी जो वो चाहता है। फिर वो
इतना कह यश रुक गया। उसके रुकते ही ये शौर्य समझ गया था आगे प्रीता ने उसके हर एक डिमांड को पूरा किया होगा। तभी शौर्य बोल पड़ा, ये सब छोड़ो, बस ये बताओ हुआ क्या है। ये सवाल सुन गुस्से में अपने हाथ का मुट्ठी बांध बोला, उसके पास कुछ पिक्चर्स है। ये सुन शौर्य को समझ आ गया था कैसा पिक्चर्स होगा। तभी शौर्य बोल पड़ा, टेंशन मत लो, कल तक उसके पास कुछ नहीं रहेगा। ये सुन यश झट से पूछ पड़ा, पर ये कैसे होगा सर। तभी शौर्य खड़ा हो बोला, बस हो जाएगा। इतना कह वो जाने लगा। तभी यश भी झट से खड़ा हो शौर्य के पीछे जाते हुए पूछने का कोशिश किया, पर शौर्य कुछ ना बता कार में जा बैठ वहां से निकल गया था।